दिमाग में नफरत की बारूद और हाथों में बगावत की बंदूक अगर मिल जाए तो बन जाते हैं नक्सली। पूरे देश में 250 ऐसे जिले हैं जो आज भी नक्सलियों से प्रभावित है, जहां नक्सल का खौफ आज भी है। ये नक्सली ही हैं जो पूरे देश को हमारे दीमक की तरह चाट कर खोखला कर रहे हैं। इन नक्सलियों के आतंक से हमारा झारखंड भी अछूता नहीं रहा। गोली बारूद, लैंड माइंस की जद में आए ग्रामीणों, नक्सलियों और पुलिस जवानों के शत विशत शरीर को देखने से मिलता है। और इसी तरह की एक कहानी हमारे सामने आई है गज्जू उर्फ गजेंद्र साव की, जो नक्सली संगठन से प्रभावित होकर दस्ते में शामिल हो गया। आपको बता दें कि गजेंद्र साव लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव अमुआ टिकर का निवासी है, जहां आज भी नक्सलियों का तूती बोलता है। और उनके काम से प्रभावित होकर गजेंद्र साव ने दस्ते में शामिल हो गए। उन्होंने दस्ते को ज्वाइन कर लिया। एरिया कमांडर बनने के बाद गजेंद्र साव उर्फ गज्जू ने बहुत सारे नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने उस पर 32 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। अचानक रातों रात गज्जू साव का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब 10 जनवरी 2013 को पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में 13 जवानों की मौत हुई और 14 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। पूरा का पूरा झारखंड उस वक्त सदमे में आया जब उनको मालूम चला कि झारखंड के इतिहास में पहली बार नक्सलियों द्वारा जवानों के पेट में बम प्लांट किया गया था। जी हां, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं, पूरा का पूरा झारखंड उस वक्त सदमे में था। पहली बार झारखंड के इतिहास में नक्सलियों द्वारा जवानों के पेट में बम प्लांट किया गया था। मृतक जवानों के पेट में बम प्लांट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, ताकि जवानों को जान और माल की ज्यादा क्षति पहुंचाई जा सके। इस घटना के बाद पुलिस ने अपनी कमर कस ली थी और एक अभियान चलाया जिससे नक्सलियों का सफाया किया जा सके। इस नक्सली वारदात के बाद राज्य सरकार, झारखंड की राज्य सरकार ने गज्जू साव पे 5 लाख का इनाम रखा। जी हां, वो 5 लाख का नक्सली इनामी नक्सली बन गया। जैसे जैसे दिन ढलता गया, गज्जू साव का नक्सलियों की कार्यशैली से मन हटता गया। एक ओर जहां उसके परिवार को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था ताकि वो उनका पता बता दे, और दूसरी ओर वो खुद एक पुलिस की गोली से कहीं मारा न जाए, इसका भी सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और अंततः 2015 में झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा से प्रभावित होकर गजेंद्र साव उर्फ गज्जू साव ने तत्कालीन डीजीपी डीके पांडे के समक्ष समर्पण किया। आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी कहानी, उनकी जबानी। स्वदेशवाणी के इस विशेष एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वदेशवाणी ने हमेशा चाहा कि आपको दिखाएं, आपके सामने लाएं कुछ अनोखा, कुछ हटकर, जिससे मिल सके समाज को एक नई दिशा। मैं हूं आफ्ताब अंजुम और आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे नक्सली से जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के आला अधिकारियों के समक्ष और दी है समाज को नई दिशा। कुछ समाज के बारे में, कुछ नक्सलियों के बारे में और कुछ पुलिस के आला अधिकारियों के बारे में, इनके खट्टे मीठे अनुभवों को हम जानना चाहेंगे। आज हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लातेहार जिला के अमुआ टिकर गांव से संबंध रखने वाले गजेंद्र साव उर्फ गज्जू जी से। गज्जू जी, हमारे इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो गजेंद्र जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज हमारे बीच स्टूडियो में आकर? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। अभी पर हम क्या लगता है कि स्वदेशवाणी आपकी बात, आपकी आवाज, आपका दर्द समाज और सरकार तक पहुंचाएगी सर। सबसे पहले गजेंद्र जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप नक्सलियों के साथ कैसे गए, आपने हथियार क्यों उठाया, इसके पीछे की क्या दास्तान है, क्या कहानी है इसके पीछे? नक्सली के साथ हम चल गए सर। देखा देखी मेरा गांव में दिन रात खाली नक्सली रहता था, उसके अलावा कोई रहबे नहीं करता था। उसी के बीच में हम चल गए, खुशी से चल गए सर। गजेंद्र जी कहते हैं कि किसी के दबाव में इन्होंने नक्सली संगठन ज्वाइन नहीं किया, हथियार नहीं उठाया। इनके घर का, इनके गांव का ये माहौल था, इसलिए
ये नक्सलियों के बीच रहे। गजेंद्र जी, आपने ये देखा कि नक्सलिज्म में क्या रुतबा है, क्या धौंस रहती है समाज में, इसके बावजूद आपने आत्मसमर्पण किया। आखिर किससे प्रेरणा मिली आपको, आखिर आपने आत्मसमर्पण क्यों किया? जिस समय नक्सली में हम गए थे वो समय नक्सली में बहुत अच्छा व्यवहार था, जनता के लिए हित में काम कर रहे थे। लेकिन अभी नक्सली में देख रहे हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ है और जो नेता लीडर हैं वो पैसे पर हैं, पैसे कमाने के लिए हैं। उसी को देखते हुए वहाँ से हम और सरकार के जो पॉलिसी था उसके हम मिलाते हुए हम आत्मसमर्पण कर दिए सर। आत्मसमर्पण के बाद आपको जेल भी जाना पड़ा होगा। सीधी सी बात है कि आप जेल भी गए। जेल में आपका अनुभव कैसा रहा, क्या महसूस हुआ जेल के अंदर आपको? उसके अनुभव को हमें, हमारे दर्शकों के सामने शेयर कीजिए। जेल में रहे 4 साल कुछ महीना रहे सर, लेकिन महसूस तो कुछ मिला जुला के ठीक रहा, लेकिन बहुत समय, लंबा समय रह गए और सरकार बोली थी जी केस वापस ले लेंगे। अब केस में सब पैसा देने के बाद बोली थी, लेकिन सरकार उसमें कुछ मदद नहीं की। सरकार ने मदद नहीं किया। आखिर आप लोगों ने नई दिशा पॉलिसी के तहत, नई दिशा योजना के तहत आला अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया, जिसे पूरी दुनिया जानती है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि उस नई दिशा पॉलिसी के तहत आपको जो मिलने वाले लाभ हैं उनसे कितना मिला आपको लाभ, और क्या क्या आपको नहीं मिल सका जिसका वादा इस पॉलिसी के तहत सरकार या फिर पुलिस के आला अधिकारियों ने आपसे किया था? वो पॉलिसी में अभी तक जो इनामी पैसा था वो वाला मिला है सर, और उसके बाद 4 डिसमिल जमीन मिला है। उसके बाद बच्चा के पढ़ाई ने कुछ उसके बाद नहीं मिला है, खाली 4 डिसमिल जमीन और इनामी पैसा, और 6ठा साल समय हो गया है, उसके बाद कुछ नहीं मिला है। सब ऐसे झांसा में रखे हुए हैं सरकार के द्वारा किए गए वादे इनसे पूरे नहीं किए गए। सिर्फ इन्हें इनाम की राशि मिली और जो तत्कालिक लाभ मिलना था उसे पुलिस के आला अधिकारियों के सहयोग से इन्हें उपलब्ध कराया गया। अब मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि इनके बच्चे, जो इनके परिवार का भविष्य है, इनके भविष्य के बारे में सरकार ने जो नीतियां तय की गई हैं उसका कितना लाभ इन्हें आज तक मिला? गजेंद्र साहब जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो लाभ मिलना था आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके बच्चों की परवरिश के लिए, सरकार द्वारा अभी तक क्या मिला और क्या नहीं मिला? यही 4 डिसमिल जमीन मिला हुआ है सर, और वही 5 लाख इनामी मिला हुआ है। कुल पैसा मेरा 7.5 लाख रुपया मिला है, और 6ठा साल चल रहा है। अभी तक बच्चा का पढ़ाई नहीं हो रहा है ढंग से। जो अपने स्तर से बन रहा है वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार के जो वादा है वो वादा जो पूरा होता तो नक्सली, उसके देखा देखी नक्सली, बहुत नक्सली सिलेंडर करता, लेकिन सिलेंडर नहीं कर रहा है। वो देख रहा है जो आगे जो सिलेंडर किया है उस पर सरकार तो पूरा करबे नहीं कर रही है, तो कहां से सिलेंडर करेंगे सर? ये बहुत जलता हुआ प्रश्न है सरकार के माथे के ऊपर कि एक नक्सली खुद अपनी जबान से ये कह रहा हो कि ये कारण है, ये प्रमुख कारण है जो आज नक्सली सरेंडर नहीं कर रहे हैं या सरेंडर करने से कतरा रहे हैं। आत्मसमर्पण एक नक्सली का करना और उसे समाज के मुख्य धारे से जोड़े रखने का वादा तो बहुत सुनहरा लगता है, लेकिन क्या उन वादों पर सरकार पूरा उतरेगी, आगे उतरेगी, नहीं उतरेगी, ये तो भविष्य का प्रश्न है। लेकिन हमारे साथ जो मौजूद है नक्सली रह चुके गजेंद्र साहू जी, उनका मानना है कि अगर सरकार अपने वादे को पूरा करती तो शायद आज आत्मसमर्पण का रेशियो बहुत आगे होता। मैं अगला प्रश्न इनसे ये पूछना चाहूंगा कि सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं गजेंद्र साहू जी को? पूरा जब हो जाता सरकार की नीति से सर, तो बहुत लोग अभी जो टीपीसी हैं, जेजेएमपी हैं और उसमें माओवादी हैं, बहुत सारा सरेंडर कर देते। अभी तक इतना सरकार को परेशानी नहीं उठाना पड़ता। जो सारे जंगल में जो अभी कैंप लगाए हैं, माने जो जिला में माने कहा जाए जो 100 से भी ज्यादा कैंप है, उतना लगाए हैं कैंप, उतना सरकार को माने हमारे देखने से परेशानी नहीं होना पड़ता सर। जो सिलेंडर कर दिया है उसके वादा जो पूरा हो जाता तो घर परिवार जो पार्टी में जो है उनको घर परिवार जो देखता, जो सिलेंडर किया है
जे अच्छा से सरकार माने सब चीज पुरा रहे हैं तो मैसेज जाता पार्टी में, वो देखा देखी सब सरेंडर कर देता। गजेंद्र साहू ये कह रहे हैं कि सरकार जो नक्सलियों के दमन के लिए जितना पैसा खर्च कर रही है, विशेष शिविर लगा रही है, कैंप लग रहे हैं, और सरकार का अंधाधुंध पैसा नक्सलियों के सफाई में खर्च हो रहा है। अगर पुनर्वास नीति या नई दिशा जैसी योजनाओं के लिए सरकार पूरे तौर पे अपने वादे पे खरा उतरती तो शायद इसकी सफलता अत्यधिक मिलती। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि गजेंद्र साहू की बातों में कहीं ना कहीं दम है, इसलिए कि ये गजेंद्र साहू की बात केवल नहीं, उनका दर्द भी सामने छलक कर हमारे कैमरे के अंदर मौजूद दिखाई दे रहा है। गजेंद्र साहू जी से हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं कि सरकार उन्हें कैसी मदद करे जो उनकी आर्थिक स्थिति पुनः बहाल हो सके। फर्स्ट में तो हमको एकदम एक नंबर में चाहिए जो बच्चा को पढ़ाई, दूसरा में जीविका पालन जो पूरा हम लोग फैमिली अच्छे से रहें और जीविका पालन करें। दूसरा में है जो आप जो सरकार बोले थे नौकरी और मकान बोले थे जो बना देंगे, और बोले थे जीवन बीमा 4 को के कर देंगे, और बोले थे उसमें LIC कर देंगे और लोन कर देंगे, वो सब, और चिकित्सा माने बोले थे जे इलाज के लिए बोले थे, ये सब देखिए सर जे अभी तक कुछ नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल नहीं हुआ है अभी तक। सरकार एकदम मूड़ी नहीं उठा रही, सरकार एकदम सुतल है अभी सर। गजेंद्र साहू जी पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन्हें अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल नजर नहीं आ रहा है। सरकार की नीति पर विश्वास करके इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अब इनके सामने कोई विकल्प नहीं बचता है। एक और समाज इन्हें सहृदय एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यह है दर्द एक आत्मसमर्पण किए हुए नक्सली का। यह दर्द केवल एक नक्सली का नहीं, आत्मसमर्पण किए हुए कई नक्सलियों का यह दर्द है। गजेंद्र साहू जी अपने पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। जहां एक और समाज इन्हें सहृदय स्वीकार नहीं कर रहा है, वहीं पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा इन्हें पूर्ण रूप में सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसे नक्सली जिन्होंने पुलिस के आला पदाधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है, वो आखिर जाएं तो जाएं कहां। इस सवाल के साथ हम फिर एक बार आपसे मिलेंगे, एक नए चेहरे के साथ, एक नए आत्मसमर्पित नक्सली के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आफ्ताब अंजुम को दीजिए इजाजत। हम मिलते रहेंगे इन तरह के कई सुलगते हुए सवालों के साथ। नमस्कार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।